हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सारे बच्चों को मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10 वाले बच्चों को, क्लास 9 वाले, क्लास 11, क्लास 12 सारे बच्चों को मेरे इस चैनल पर क्या है, स्वागत। सबका मेरा प्यार भरा स्वागत। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर यदि क्लास 9 के बच्चे हैं तो क्लास 9 का जितना बायोलॉजी का चैप्टर था मैंने पढ़ा दिया। अब हम क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वह होगा क्लास 10 का चैप्टर बायोलॉजी का होगा पहला जय प्रक्रम। ठीक है ना? क्लास 10 क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी का चैप्टर पहला होगा। बायोलॉजी का चैप्टर पहला होगा क्लास 10 का, जो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए, और बोर्ड के हिसाब से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा भी अगर यदि आप लोग मिस किए तो समझिएगा आप लोग का पूरा मिस हो जाएगा, इन थोड़ा भी समझ नहीं पाएंगे। तो बोर्ड में बढ़िया मार्क पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच यानी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें जितने पॉइंट्स बताए जाएंगे सारे पॉइंट्स पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और एकदम पीछे आए हुए प्रश्न के हिसाब से टॉपिक सिलेक्शन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जय प्रक्रम में सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम क्या है? अगर यदि डिफिनेशन पूछा जाए तो जय प्रक्रम क्या है? यानी यही हमारा क्या है, पहला टॉपिक, यानी यही हमारा पहला चैप्टर है जिसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। जय प्रक्रम क्या है या जय प्रक्रम की परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि जय प्रक्रम है क्या। जय प्रक्रम की परिभाषाएं क्या है, इसको परिभाषा देने से पहले कुछ हम आपको इस क्वेश्चन के तरफ लेकर के चलते हैं, जिससे आप लोग एकदम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, यानी एकदम सिंपल से आप कह देंगे कि सर जी हमको समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। कुछ समय के लिए इसको आप रख दीजिए साइड में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इस पूरे टॉपिक को ही समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप सुबह से पढ़ने स्कूल गए। अब मैं आपसे यह पूछूंगा कि आप यह बताइए, आपने सुबह भोजन करके गया? आप सुबह भोजन करके गए, या मान लीजिए स्कूल गए, या मान लीजिए कहीं ऑफिस गए, या मान लीजिए कहीं घूमने के लिए गए, या मार्केटिंग करने के लिए गए, या कहीं अदरवाइज कहीं भी आप गए। ठीक है ना? तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो आपने भोजन किया, उस भोजन को पचने के लिए क्या आपने उस लीवर को समय दिया? क्या आपने उस भोजन को करने के बाद आपने एक जगह बैठ करके उसको कहा कि हम बैठे हैं, आप पचाइए? क्या आपने फेफड़े को आपने बैठ कर कहा कि हम बैठे हैं, आप तुम काम करो? नहीं ना। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जो भी विशेष अंग हैं, यानी जो भी अंग है, जैसे फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ठीक है ना, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सारे जो क्या करते हैं, या अनिश्चित काल में काम करते हैं। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम सुबह से आए हैं पढ़ने के लिए, हम भोजन करके आए हैं, लेकिन जो हमारा लीवर है वह काम क्या कर रहा है, उसको पचा रहा है। उसको क्या कर रहा है, पचा रहा है। कभी हमसे परमिशन मांगा है? नहीं ना। या हमसे कभी फेफड़ा परमिशन मांगा है कि हम क्या हवा को लें या ना लें? नहीं ना। या हमसे क्या एक किडनी हमसे यह परमिशन मांगा है कि हम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालें कि नहीं निकालें, मूत्राशय को बाहर करें या ना करें? नहीं ना। तो कहने का मतलब दोस्तों बस यही इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हम किसी भी अवस्था में रहें, सोएं तब, या बैठे तब, या साइकिल चलाए तब, या मोटरसाइकिल चलाए तब, या दौड़े तब, या कूदे तब, किसी भी अवस्था में जब हम रहेंगे दोस्तों, तो हमारे जो विशेष अंग हैं वह कार्य करते ही रहते हैं।
किसी भी स्थिति में हम रहें या खेतों में काम करें, उस समय भी हमारे शरीर के अंग यानी जो आंतरिक अंग होते हैं वो कार्य में लगे हुए हैं, यानी वो कार्य अपने सुचारू रूप से क्या करते हैं। मानिए कि आज हमको जाना था मार्केट, आज हम नहीं गए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमको नहीं जाना, कल जाएंगे, लेकिन यह काम हमारा अंदर का अंग नहीं कर सकता है दोस्तों, यह काम कभी भी नहीं कर सकता है। क्या फेफड़ा कह सकता है आपसे कि हम आज श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे, कल करेंगे? नहीं ना। जिस दिन श्वसन का कार्य रुक गया उस दिन व्यक्ति मर गया। तो इसको हम डिफिनेशन में क्या लिखेंगे दोस्तों? यही घटना को हम क्या करेंगे, डिफिनेशन में लिख देते हैं। इसी घटना को हम क्या नाम देंगे? डिफिनेशन नाम देंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि पेपर में यही पूछता है कि जय प्रक्रम की परिभाषा क्या है या जय प्रक्रम किसे कहा जाता है। तो जय प्रक्रम किसे कहा जाता है यह आपको जानना जरूरी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जय प्रक्रम है क्या। जय प्रक्रम को हम कैसे जान सकते हैं? तो आइए दोस्तों, हमको जानना है जय प्रक्रम की परिभाषाएं क्या होती हैं। सबसे पहले इसको एकदम सरल भाषा में हम जानेंगे दोस्तों कि जय प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है। तो जय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं, जय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जो अपना कार्य अनुसरण तथा सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जय प्रक्रम वे प्रक्रम हैं जो अपना कार्य सुचारू रूप से क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, जय प्रक्रम कहा जाता है। इसकी परिभाषाएं और भी हो सकती हैं, हम नहीं कहते कि परिभाषाएं यही है। आप परिभाषाएं इसको और भी लिख सकते हैं, परिभाषाएं ऐसे भी लिख सकते हैं कि जय प्रक्रम वे प्रक्रम हैं जो अपने कार्य को अनुसरण के माध्यम से यानी अनुसरण के द्वारा कार्य करती है, उसे हम क्या करते हैं, जय प्रक्रम कहा जाता है। या वे प्रक्रम जो अनुसरण का कार्य करते हैं उसे जय प्रक्रम कहा जाता है। आप दोस्तों किसी भी तरह का परिभाषाएं आप इसको बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा बनाना ये आपके हाथ में। तो चलिए हम परिभाषा को नोट करते हैं और देखते हैं परिभाषा क्या है। जय प्रक्रम वह प्रक्रम है, जय प्रक्रम वह प्रक्रम है जो किसी भी स्थिति में अनुसरण का कार्य करते हैं उसे जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है ना। वे प्रक्रम जो वह जय प्रक्रम वह प्रक्रम है जो किसी भी स्थिति में अनुसरण का कार्य करता है उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है ना। वो किसी भी स्थिति में हो, हम भोजन करके सोए हैं फिर भी हमारा भोजन पच रहा है, हम भोजन करके साइकिल चला रहे हैं फिर भी हमारा भोजन पच रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि जय प्रक्रम वह प्रक्रम है जो किसी भी स्थिति में अनुसरण का कार्य करता है उसे हम जय प्रक्रम कहेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप लोग डिफिनेशन सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डिफिनेशन है। पेपर के हिसाब से पेपर में पूछे भी जाते हैं और ये आपको याद भी रखना होगा। एनसीईआरटी बुक में दोस्तों और भी डिफिनेशन दिए गए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, बस खाली एक शब्द का ही हेरफेर है, अनुसरण का हेरफेर ही है। तो हम चाहते हैं कि इस डिफिनेशन को आप क्या करें, इस डिफिनेशन को आप नोट करें, कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर लिखाता हूँ आप तुरंत नोट कर लीजिए।
तो आइए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आप इसके बारे में हम लोग जान गए कि डिफिनेशन क्या होता है जय प्रक्रम का। अब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जय प्रक्रम की कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जय प्रक्रम के भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। तो जय प्रक्रम दोस्तों मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ज्यादा नहीं होते, बस यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज करता हूँ, आप लोग देखते जाइए। पोषण होता है, श्वसन होता है, और एक होता है दोस्तों हृदय होता है, और एक होता है उत्सर्जन। यही चार मुख्य पॉइंट हैं दोस्तों, यही चार मुख्य पॉइंट हैं जिनके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमको जानना है, वही पूरा विस्तार से जानना है। तो हम चाहेंगे कि एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करें ताकि उसमें से कहीं भी आने वाले प्रश्न को हम छोड़ ना पाए। कहीं से भी प्रश्न उठा करके दे तो हम उसको सॉल्व कर दें। आखिर देगा ही कहाँ से, इन्हीं चार पॉइंट से ही प्रश्न करते हैं दोस्तों, इन्हीं चार से ही प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन बनते कहाँ से हैं यही समझ में बहुत बच्चे को नहीं आता है। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि प्रश्न बनते कहाँ से हैं और कैसे आपको याद करना है। नोट्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला स्टार्ट करने वाले इसमें से क्या है, पोषण। क्योंकि आज हम जो जानेंगे वो पोषण के बारे में ही जानेंगे, ठीक है ना। पोषण के बारे में जानेंगे, पोषण किस प्रकार के होते हैं, पोषण की क्या क्या भूमिका होती है, पोषण किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा जो पॉइंट होगा पोषण होगा। पोषण दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। स्वपोषण और एक विषम पोषण, इस पोषण के प्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले हम पोषण को जानेंगे कि पोषण की परिभाषा क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले पोषण हम यहाँ से डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम समझते हैं। पोषण अगर सबसे हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर क्या वृद्धि नहीं करेगी। पोषण का मुख्य काम होता है दोस्तों वृद्धि करना। सबसे पहला अगर ये देखा जाए तो पोषण का मुख्य काम क्या होता है, वृद्धि करना होता है। अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाएगी तो शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा, शरीर की पूरी विस्तारित अंग नहीं फैल पाएंगे, कई प्रकार के शरीर में बीमारी भी आ जाएंगी, यानी शरीर जो जैसा होना चाहिए उस तरह का शरीर वो दिखाई नहीं देता है। तो सब किसका कारण होता है, किसके कारण से, ये पोषण के कारण से होता है। पोषण हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है दोस्तों। अगर शरीर में पोषण नहीं रहेगा तो समझिए कि हमारा शरीर विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वृद्धि करना। अगर पोषण नहीं रहेगा तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा। पोषण के द्वारा मानसिक कमजोर, मानसिक कमजोर, पोषण के द्वारा मानसिक कमजोर। अगर पोषण हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो मस्तिष्क है वो सही सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, सही ढंग से वो कार्य नहीं कर पाता है,
हम जैसे चाहेंगे वैसे उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है यदि शरीर में पोषण की कमी हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, रोगों को उत्पन्न करना। रोगों को क्या करना? उत्पन्न करना। हमारे शरीर में पोषण की कमी, रोग उत्पन्न हो गए। हमारे शरीर में पोषण की जैसे ही कमी होगी तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये देखिए पोषण का हमारे शरीर में कितना अहम काम होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पोषण के और भी काम होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया होगा, आप उसको पढ़िएगा तो और भी समझ में आ जाएगा कि पोषण के क्या क्या काम होते हैं। हमने एक शब्द में ही बता दिया कि पोषण अगर नहीं रहेगा तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि वृद्धि करने के लिए शरीर हो या कोई पादप हो या कोई भी जीव हो, उसको पोषण की आवश्यकता सबसे पहले रूप में ही होता है। अगर पोषण नहीं होगा तो वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो ये तो हमने यहाँ पर पॉइंट कुछ लिख दिया, लेकिन मेन पॉइंट इसमें का जो है वृद्धि ही होता है। अगर शरीर में पोषण कमी तो वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि हो ही नहीं सकती। मानसिक तो जो हो कमजोरी हो तो मानसिक कमजोरी रहेगा ही, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, यानी जो भी याद करेंगे भूल जाएंगे। बाकी रोगों को भी क्या करेंगे? वो बढ़ावा दे देंगे। तो पोषण का काम यह होता है। पोषण मिलता कहाँ से? पोषण मिलता कहाँ से दोस्तों, इसको जानिए। पोषण तो हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है? कहीं रखा गया है जहाँ से उठाकर हम लेकर आ जाएंगे? नहीं। पोषण हम वहीं से लेते हैं जहाँ से हम भोजन करते हैं। पोषण हम वहीं से लेते हैं जहाँ हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। जैसे दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं वही हमारा क्या है? पोषण है। अगर पोषण नहीं तो ऊर्जा नहीं, पोषण नहीं तो ऊर्जा नहीं। तो जो हम भोज्य पदार्थ करते हैं वही हमारा क्या है? पोषण है। और इसको किन किन स्रोतों से लिया जा सकता है? अच्छे स्रोत से भी लिया जा सकते हैं। कहाँ से लिया जा सकता है? कभी भी आप लोग सुने होंगे कि जो भोजन होता है वो शुद्ध भोजन होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा शरीर चलता है, उसी से हमारा क्या है? हमें ऊर्जा प्रदान होती है। तो कभी भी हमें अगर ज़्यादा मात्रा में यदि पोषण की आवश्यकता होती है तो हम ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, वैसे फलों का यूज करते हैं जिसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तब हम जाकर हम क्या करते हैं? उसमें वो पोषक तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। आप लोग देखे होंगे जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उन्हें ज़्यादा फ्रूट्स खाने का सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसमें ज़्यादा पोषण होते हैं, वो तुरंत आपको क्या होंगे? मिलेंगे। पोषण की कमी से दोस्तों बीमारी होती है। पोषण की ही कमी से आप लोग देखे होंगे रोकथाम बीमारी होती है। यह रोकथाम जो बीमारी होती है पोषण की कमी से, ये छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। किसी किसी बच्चे का वृद्धि रुक जाता है, किसी किसी का वृद्धि नहीं हो पाता है, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाता है, कभी उसके शरीर में वृद्धि हो ही नहीं सकती। अगर छोटा 5 साल का बच्चा है, अगर उसका भाई 3 साल का है तो उससे बड़ा दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? सबसे बड़ा कारण पोषण ही हो सकता है। तो हमें पोषण को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पोषण को प्राप्त करने के लिए कई स्रोत हैं, आप लोग कई स्रोतों से पोषण को प्राप्त कर सकते हैं, और पोषण की कमी कभी होने नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पोषण ही हमारे शरीर को क्या करता है? एक सुचारू रूप से चलाता है। तो पोषण का मुख्य काम क्या होता है? हमारे शरीर को वृद्धि करना होता है। इसके बारे में हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्या है? टॉपिक से। तो पोषण या समझ में आ गया कि पोषण क्या चीज़ है, पोषण के कार्य क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि पोषण प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। यदि पोषण समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आगे बढ़ते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो हम जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं पोषण? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। इसके नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों कि इनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही हम उसका उत्तर जान सकते हैं। तो आप अब ये बताइए कि स्वपोषी पोषण किसे कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कौन सा हो सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वपोषी पोषण वही होंगे जैसे पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण
वो खुद का पोषण क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इन सब जो खुद का भोजन कौन बनाता है, पेड़ पौधे ही बनाते हैं। तो पोषण की आवश्यकता पौधों में भी होती है। आप लोग देखे होंगे जिस पौधे में पोषण की आवश्यकता होती है या पोषण की कमी हो जाती है, वह पौधा पीला हो जाता है, छोटा रह जाता है, विकास नहीं कर पाता है, यानी उसमें रोकथाम लग जाते हैं। सारी कई प्रक्रियाएं उसमें देखने को आपको मिलेंगी। तो पोषण सिर्फ मनुष्यों को ही आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जीवों को ही आवश्यकता नहीं है, पोषण पेड़ पौधों को भी आवश्यकता है। क्योंकि पोषण एक जीव पेड़ पौधे भी हैं, उनको भी सजीव ही माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, जीव होता है। इसीलिए पोषण की आवश्यकता जीवों को भी होती है। जैसे हमने क्या लिखा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे स्वपोषी, पोषण का मतलब वो खुद का जो भोजन बनाते हैं, कौन सा होते हैं, जो खुद का भोजन बनाते हैं वह है पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं वही क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषाएं दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, वे पौधे जो अपना भोजन खुद का, यानी वे जीव या वे सजीव जो अपना भोजन खुद का बनाए उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। वे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाए उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण के नाम से जाना जाता है। जैसे में क्या है, पेड़ पौधे। चलिए इसका हम डिफिनेशन भी नोट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को दिक्कत भी होगी। तो हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे में पेड़ पौधे, जैसे में क्या है, पेड़ पौधे, इसमें क्या है, पेड़ पौधे। यही एक जीव है ना जो अपना भोजन खुद का बनाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। जो कुछ भी बनाएगा वो खुद खाएगा और खुद ही बनाता है, यानी खुद का निर्माण करता है। वो कौन सा जीव है, पेड़ पौधे। तो वैसे जीवों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो पॉइंट्स है वो है परपोषी, या परपोषी या विषमपोषी, या परपोषी विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण दोनों एक ही है दोस्तों। इसके नाम से हम जानते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव या परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी या विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य, गाय, हाथी आदि।
यहाँ पर ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है, इस एक डिफिनेशन आप याद कीजिए, दूसरा डिफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगा। हमने कहा था ना कि आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो सकते आप ध्यान से समझिए। इसमें हमने क्या लिखा, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी या परपोषी पोषण के स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे। इसमें हमने क्या लिखा, बस वही बात है, थोड़ा सा बदल दिया। देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी या विषमपोषी पोषण के नाम से जाना जाता है, जैसे मनुष्य, गाय, हाथी आदि 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 वगैरह वगैरह और भी है। ठीक है ना। तो इस तरह के पोषण को हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। और स्वपोषी पोषण किसे कहा जाता है, जो खुद का भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि दोस्तों यह पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जय प्रक्रम का पहला पॉइंट्स पोषण क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब हमारा 3 ही पॉइंट बचा है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है विस्तार से। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका बनेगा, यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो यह बनेगा कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर यह नहीं पूछा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, या वो भी नहीं पूछा तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है यह पूछेगा। आप इसको छोड़ करके दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है। दोस्तों ये 3 प्रश्न हमने बताए, तीनों इंपॉर्टेंट। पहला, पोषण किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न। दूसरा, स्वपोषी पोषण किसे कहा जाता है। और तीसरा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। और एक उसमें प्रश्न ऐड कर लीजिए, चौथा नंबर, कि स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर होता है। तो स्पष्ट आप लोग देखिएगा कि स्वपोषी खुद का भोजन बनाता है, परपोषी खुद का भोजन नहीं बनाता है। डिफिनेशन एकदम साफ है, बस आप ध्यान दीजिए, डिफिनेशन एकदम साफ है। तो बस दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही जानेंगे। बचा जो पॉइंट्स है वो अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।